पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आने वाला जो हफ्ता 19 तारीख से यानी इस मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके एनुअल या हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2023। इस वीडियो में 10 ऐसी कंपनीज के हवाले से मैं बात करूंगा कि जिन पे ख़ास तौर पर डिविडेंड इन्वेस्टर के लिहाज से मेरी नज़र है, और इन बड़े रिजल्ट्स के साथ उनकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी कि मुतवक्के तौर पर ये कंपनीज डिविडेंड दे सकती हैं, हिस्टोरिकली इनकी क्या डिविडेंड के हवाले से कारकर्दगी रही है, किस तरह के डिविडेंड देते रहे हैं और इनकी अर्निंग्स कैसे रही हैं। ये सारी की सारी डिटेल इन कंपनीज़ के हवाले से आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर आपके सामने रखता चलूँ कि ये जो वीडियो और इसके अलावा जितनी भी वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर की जाती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से एक्सपेक्टेशंस आपके साथ डिस्कस होती हैं, उसमें किसी भी कंपनी के बारे में बाय और सेल कॉल नहीं होती, और ना ही ये एक्सपेक्टेशन का मतलब कोई श्योरिटी होती है कि अगर मुझे किसी कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि वो डिविडेंड दे सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाजमी तौर पे वो डिविडेंड देगी। और साथ-साथ ये भी कि अगर किसी कंपनी को मैं अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिविडेंड नहीं दे सकती। ये सारे का सारा जो नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाता है, ये काफ़ी रिसर्च के साथ डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको फिर आपके सामने रखा जाता है। तो इसमें आपको हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करके ही डिसाइड करना चाहिए कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना। जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे उनमें से इन 10 कंपनीज़ में से हर कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो कब है, और फिर ये कि ये किस टाइप टाइप की मीटिंग है, आया ये हाफ ईयरली या फिर ईयरली रिजल्ट्स हैं। साथ साथ इंटरिम पे आउट इससे पहले फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर अगर कोई इन्होंने दिया है तो उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। फिर टिल द लास्ट क्वार्टर यानी कि 30 सितंबर तक का जो क्वार्टर था उस तक इसका जो ईपीएस थी कंपनी की वो कितनी रही वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। पिछले एनुअल ईयर का उसका ईपीएस कितना था, और पिछले साल उसने पे आउट कितना दिया था कैश की मद में या डिविडेंड बोनस शेयर्स की मद में, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड और शेयर की करंट प्राइस, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है इंटरलूप, जो कि अपनी हाफ ईयरली रिजल्ट्स यानी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के हवाले से 20 फरवरी को अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है। पहला जो क्वार्टर था इस कंपनी का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, वो ये क्लोज हुआ था 30 सितंबर को, जो उसमें इसकी जो अर्निंग थी वो है 4 रुपये 31 पैसे। और अगर पे आउट की बात की जाए तो उस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने कोई पे आउट नहीं दिया था। जबकि जो एनुअल रिजल्ट था पिछले साल का ही, यानी कि जून में, चूँकि इसका ईयर एंड होता है, तो जून में जो 2023 की क्लोजिंग हुई थी उसमें जो इसकी ईपीएस रही थी वो थी 14 रुपये 39 पैसे। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2023 जून में इसका क्लोज हुआ था उसके साथ उसमें ओवरऑल देखा जाए तो इसने जो कैश डिविडेंड दिया वो 5 रुपये का, और बोनस शेयर्स भी इसने 50% दिए थे। तो अभी इसका हाफ ईयरली जो रिजल्ट है उसके साथ एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कोई ना कोई डिविडेंड दे सकती है, क्योंकि पहले क्वार्टर में जो इसकी ईपीएस है वो काफ़ी बेहतर रही है। अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो बनती है 11.07%। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आईएलपी के शेयर की जो प्राइस है वो 69.52 है। आईएलपी टेक्सटाइल सेक्टर में से एक ऐसी कंपनी है जिसकी पाकिस्तान के अंदर भी और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो एक अच्छा बिजनेस करती है। तो उस लिहाज से ये एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है, और ऐसी कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर एक अच्छा नाम भी रखती है, अच्छी रेपुटेशन भी है। और इन्वेस्टर्स, और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए भी, लेकिन ख़ास तौर पे अगर बात करें तो इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जो लोग अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उन दोनों के लिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है ईपीसीएल, जो कि केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, और इसने अपना एनुअल रिजल्ट अनाउंस करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, जिसकी इसकी बोर्ड मीटिंग 20 फरवरी को है। ईपीसीएल की अब तक के जो 3 क्वार्टर्स गुजरे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के सितंबर 30 तक के रिजल्ट के, उसमें जो इसकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग रही है वो 5 रुपये 52 पैसे रही है, और इसने इंटरिम डिविडेंड अब तक 5 रुपये दे दिया था। पिछले साल अगर देखें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी इस साल के मुकाबले में। वेरियस रीज़न की वजह से जो ईपीसीएल की परफॉर्मेंस है इस साल वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी पिछले साल थी, और उसमें कुछ लोकल और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, इकानमी के हवाले से और मार्जिन्स के हवाले से। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 12 रुपये 39 पैसे इसकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग रही, और उसमें इसने 12.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।
डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की 19.08% है, जबकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके शेयर की जो प्राइस है वो 45 रुपये 67 पैसे है। ईपीसीएल भी एक अच्छी कंपनी है और बावजूद इसके कि वक्ती तौर पर इसका जो बिज़नेस है या ओवरऑल इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये उन कंपनीज़ में से है जो कि अपने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंटली अच्छा डिविडेंड देती रहती हैं, और एक अच्छे ग्रुप की कंपनी होने के नाते फ्यूचर में भी आप इससे बेहतर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अब जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो भी केमिकल सेक्टर में से है, और ये भी काफ़ी स्ट्रेस का शिकार है पिछले कुछ अर्से से, लॉटे केमिकल, और इसकी 21 फरवरी को एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। इस कंपनी की भी जिस तरह हमने ईपीसीएल का देखा, कुछ सिमिलर सी इसकी परफॉर्मेंस के अंदर हमें इश्यूज नज़र आ रहे हैं इस साल में, और 6.68 इसकी ईपीएस थी 2022 में, और 2023 के 3 क्वार्टर्स में इसकी ईपीएस है वो 3.2 रही है, और इसकी जो पे आउट्स हैं वो भी 2023 में 22 के मुकाबले में कम हैं। अभी तक 3 क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने एक ही दफ़ा ₹2 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो ₹6.68 की अर्निंग थी, और इसने ₹6 का डिविडेंड दिया था, और इसकी अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड निकालें तो वो 14.04% बनती है, जबकि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस है ₹18.85। तो इसके शेयर की प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली, काफ़ी नीचे आई है। तो इस कंपनी को बाय करने के हवाले से भी एलसीआई की तरफ से पहले था कि वो शायद इसको बाय करेगी, तो वो भी बाद में फिर बाय उसमें से बैक ऑफ कर गए थे। तो वक्तन फ़वक्तन ख़बरें आती रहती हैं कि फ़लाँ कंपनी इसको ख़रीदने लगी है, फ़लाँ कंपनी ख़रीदने लगी है, तो उस हवाले से शेयर की प्राइस के हवाले से लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन फिर जब वो ख़बर अगर मटीरियलाइज़ ना हो तो फिर उसकी वजह से एक डाउन साइड भी देखने को मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो कि अच्छी कंपनी है, लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर जिस तरह हमने देखा कि बहुत सारे सेक्टर्स और उसमें बहुत सारी कंपनीज़ के बिजनेसेस इम्पैक्टेड हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, और दीगर जो इन्वायरमेंट के अंदर जो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट ना होने की वजह से, तो उसका असर हमें इस तरह की कंपनीज़ के ऊपर भी नज़र आ रहा है। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में से है यूबीएल। बैंकिंग सेक्टर में से अगर हम डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें और ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ पे आउट्स के हिसाब से देखें, तो यूबीएल एक बेहतरीन बैंक्स में से एक बैंक है। ये अलग बात है कि वो लोग जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के अंदर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मेरा अपना प्रेफरेंस भी सिर्फ शरिया कंप्लाइंट ही होता है, तो उस केस में फिर आपने देखना है कि यूबीएल इज़ नॉट पार्ट ऑफ शरिया कंप्लाइंट के एमआई इंडेक्स। तो अगर तो आपकी वो कोई कंपल्शन नहीं है तो फिर आप इसको देख सकते हैं, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो 21 फरवरी को होनी है फॉर द एनुअल रिजल्ट्स ऑफ 2023, और 3 क्वार्टर्स में इसने 11-11 करके ₹33 ऑलरेडी डिविडेंड दिए, और इसका जो अनकंसोलिडेटेड अर्निंग है 3 क्वार्टर्स की अब तक की वो ₹33.38 है। तो तकरीबन 100% के काफ़ी करीब इसकी पे आउट रेशो होती है, यानी कि जितना कमाती है तकरीबन सारे का सारा अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। लास्ट इसके जो एनुअल ईपीएस थी वो ₹26.19 थी, और इसने ₹22 का डिविडेंड दिया था। तो जैसे हमने देखा कि बाकी बैंक्स की भी परफॉर्मेंस इस 2023 में इम्प्रूव हुई है, तो वही एक पैटर्न हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि 2023 के 3 ही क्वार्टर्स में इसकी जो अर्निंग है वो पिछले साल की जो टोटल अर्निंग 4 क्वार्टर्स की थी उससे काफ़ी ऊपर जा चुकी है। ट्रेलिंग 12 मंथ में इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत शानदार है, ₹29.25, सॉरी 29.25% और करंट प्राइस की बात करें तो ₹181.86 इसके शेयर की करंट प्राइस है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है आईसीएल, अगेन फ्रॉम केमिकल सेक्टर और इत्तेहाद केमिकल के नाम से, और इसका हाफ ईयरली रिजल्ट है और 21 फरवरी को इसकी बोर्ड मीटिंग होनी है। पहला जो क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का उसमें इसने ₹4.87 की अर्निंग शो की, और उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। तो अब जो दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट है उसके साथ एक्सपेक्टेशन ये हैं कि शायद ये कोई डिविडेंड अनाउंस कर दे। पिछले साल बहरहाल इसकी जो ईपीएस थी वो बहुत ही अच्छी थी, ₹18.26, और इसने ₹4.25 का डिविडेंड दिया था, ऑलमोस्ट वन फोर्थ, तो 25% के करीब इसकी पे आउट रेशो बनती है पिछले साल की। डिविडेंड यील्ड इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की देखें तो 8.35% और करंट प्राइस की ₹44.72। अब जो अगली कंपनी है अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो कि मेरे अपने जो पर्सनल पोर्टफोलियो है उसके अंदर भी मौजूद है, वो है बेस्ट वे सीमेंट, और ये एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नज़र नहीं आ रही होती, इसके अंदर वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन डिविडेंड पे आउट इसके काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड के हवाले से ये कंपनी जानी जाती है फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर। इसकी 21 फरवरी को बोर्ड मीटिंग है हाफ ईयरली रिजल्ट्स की, क्योंकि इसका ईयर एंड भी जून में होता है, और जो पहला क्वार्टर इस साल का था उसमें इसने ₹5.16 की अर्निंग की और ₹6 का डिविडेंड दिया।
₹5.16 की अर्निंग के साथ ₹6 डिविडेंड इस साल, जबकि पिछले साल की बात करें तो ₹19.94 की टोटल इसकी एनुअल ईपीएस रही और इसने ₹21 का डिविडेंड दिया था। इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो 13.89% बनती है, जबकि इस वक्त कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ₹200 है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में से इंडस मोटर, जो कि हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस करेगी 21 फरवरी को। इस कंपनी की अगर पहले क्वार्टर की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के जो पहला क्वार्टर उसमें ₹40.91 की अर्निंग के साथ इसने ₹24.50 का डिविडेंड दिया, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो जून में क्लोज हुआ था तो उसमें ₹122.96 की अर्निंग के साथ इसने ₹71.80 का पे आउट दिया था। इसकी डिविडेंड यील्ड 9.84% बनती है, जबकि करंट प्राइस की ₹1450.66। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर वैसे तो काफ़ी स्ट्रेस का शिकार है। पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल्स का जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है इकानमी की वजह से, और जो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से, क्योंकि ऑटोमोबाइल असेंबलर को सीकेडीज़ और दीगर जो इंपोर्ट्स होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनको एलसीज़ खोलने के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इंपोर्ट के ऊपर बैन और साथ साथ एलसीज़ के हवाले से मसाइल और दीगर अवामिल की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी स्ट्रेस का शिकार है। तो आगे चलकर देखना ये होगा कि इंडस मोटर बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज फ्रॉम दिस सेक्टर वो कैसे परफॉर्म कर पाती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में है निशात पावर लिमिटेड एनपीएल, जिसकी हाफ ईयरली रिजल्ट्स के हवाले से मीटिंग 22 फरवरी को होनी है, और पहला क्वार्टर जिस फाइनेंशियल ईयर का था उसमें इसने ₹4.12 का इसने अर्निंग शो की थी और कोई डिविडेंड नहीं दिया था। तो अब जो दूसरा क्वार्टर है उसके साथ एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि शायद ये कोई डिविडेंड अनाउंस कर दे। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसने ₹11.55 की अर्निंग की थी और ₹7 का डिविडेंड दिया था, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो है 20.02%, विच इज़ गुड। और करंट प्राइस इस कंपनी के शेयर की है ₹30.74। तो निशात ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है और इस ग्रुप को भी आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ गुड डिविडेंड इन्वेस्टिंग ग्रुप। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनी एचबीएल, जिसकी बोर्ड मीटिंग 23 फरवरी को फॉर द एनुअल रिजल्ट्स ऑफ 2023, और अभी तक 3 क्वार्टर्स के जो इसकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग रही है वो ₹29.20 और ₹5.75 का इसने अब तक अपना डिविडेंड दिया है इंटरिम डिविडेंड की मद में। तो पिछले साल की अगर एनुअल अर्निंग्स की बात करें तो इसकी थी ₹21.04 और उसने ₹6.75 का डिविडेंड दिया था। तो इस साल ऑलरेडी इसकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है पिछले साल के टोटल के मुकाबले में ही 3 ही क्वार्टर्स में। तो चांसेस ये हैं कि चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसकी अर्निंग मज़ीद इम्प्रूव होंगी और एक अच्छा डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसकी जो डिविडेंड हिस्ट्री है उसमें अगर देखें और डिविडेंड यील्ड इसकी देखें हम ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो 8.02% कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जैसे यहाँ पर भी आप लिस्ट में देख सकते हैं यूबीएल की 29% से भी ऊपर है, और इससे पहले भी हमने कुछ कंपनीज़ को कवर किया है पिछले दिनों में, जिसमें हबीब मेट्रो या मीज़ान बैंक और कुछ दीगर बैंक्स, तो उनकी डिविडेंड यील्ड इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। करंट प्राइस से एचपीएल के शेयर की ₹110.06 है। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है मरी ब्रूरी, जिसकी हाफ ईयरली रिजल्ट्स के हवाले से मीटिंग है 23 फरवरी को, अगेन नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनी, और इसकी जो ईपीएस है टिल द लास्ट क्वार्टर यानी पहले क्वार्टर की वो है ₹21.35 और इसने ₹7.5 का डिविडेंड दिया था, जबकि अभी दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ वी कैन होप के कोई अगर ये रिजल्ट भी अच्छा होता है तो अगेन इट कैन पे अ गुड डिविडेंड। लास्ट एनुअल ईपीएस की बात करें तो ₹46.04 की ईपीएस थी और इसने ₹10 का टोटल डिविडेंड दिया था। तो उस लिहाज से देखें तो अर्निंग्स के मुकाबले में इसकी जो डिविडेंड पे आउट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, 20% के करीब तकरीबन इसकी पे आउट रेशो होती है, और इसकी डिविडेंड यील्ड इसी वजह से कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 5% डिविडेंड यील्ड है, ₹320.70 इस वक्त इस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। तो ये थी वो 10 कंपनीज़ जिनको इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है फॉर द अपकमिंग वीक। तो इनके ऊपर मेरी नज़र होगी, और आप अगर ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी इनको इनकी जो रिजल्ट्स आएंगे उसके हवाले से इन पे नज़र रख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आपने एंट्री की हुई है कि कहाँ पर आपने कैपिटल गेन के लिए इनमें से एग्जिट करना है, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इनको रखते हैं तो क्या आप डिविडेंड क्या आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फिर दोबारा कहाँ पे आपने मजीद इसके अंदर रुपी कास्ट एवरेजिंग करनी है, कहाँ पे मजीद एंट्रीज लेनी है, किन किन डिप्स पे ख़रीदना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स होते हैं, बोर्ड मीटिंग्स के जो डिसीजंस होते हैं उनको देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स कीप गुड होप्स के आने वाले दिनों में चीज़ें हम उम्मीद ही लगा सकते हैं कि बेहतर होंगी, आल्दो के जो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है
तो उसमें आने वाले दिनों में इंडेक्स की अगर बात करें ओवरऑल, तो उसमें जिस तरह इस हफ्ते में जो हफ्ता गुजरा है उसमें भी काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली, तो आगे चलकर भी वक्ती तौर पे कोई ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही सामने स्क्रीन पे, लेकिन आगे चलकर वी कैन होप कि शायद कोई चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। अगर एक गवर्नमेंट साजी जो है इन जो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ऐसे ही लग रही है कि एक स्प्लिट मैंडेट के साथ हुकूमत बनेगी, तो हुकूमत अगर बन जाती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, इलेक्शन के हवाले से जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए कोई अमली कदम उठाए जाते हैं, और फिर आगे IMF के साथ मुज़ाकरात में बेहतर तरीके से जाते हैं और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, तो फिर वी होप कि हमारा स्टॉक मार्केट भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।